Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So इस वीडियो में we'll start the chapter 10th which is recruitment selection and training. तो जैसा आपको पता है कि क्लास 10th ICSE बोर्ड्स 2023 की ये सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ चल रही है एंड इसमें बेसिकली इन चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हमने कर लिया था. अब हम चैप्टर 10 पर आ रहे हैं विच इज़ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में देख लिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए को फंक्शन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी रिसोर्स जो यूज़ करने हैं वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे हैं जो उन रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले हैं. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सिंस ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉय करते हैं. तो किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस होता है कि एक ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाता है और फिर वो काम करता है, वो अब हम इस चैप्टर 10 में देखेंगे. तो ये चैप्टर आपको 3 चीज़ें बता रहा है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही डिटेल में हम लोग इसमें देखेंगे एंड 2023 के सिलेबस में जो मेंशन है चीज़ें उनको ही इसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट की बात करते हैं. मीनिंग ऑलरेडी लिख ली है. रिक्रूटमेंट होता क्या है, अभी मीनिंग पे मत जाइए. होता क्या है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को लोग चाहिए होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है. जनरली अगर हम बात करें तो ये जो 2 टर्म्स है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसको हम लोग यूज़ करते हैं सिनोनिमसली. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का मतलब सेम ही समझते हैं. रिक्रूटमेंट का मतलब ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो पर्सन उसको जॉब में मिल गई है, वो जॉब में काम करने लगा है, सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, पर ऐसा नहीं है. रिक्रूटमेंट अलग वर्ड है, सिलेक्शन अलग वर्ड है. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों को, पीपल को, ह्यूमन बीइंग्स को जो अवेलेबल है सोसाइटी में, उनको स्टिमुलेट करती है, उनको इंड्यूस करती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके लिए अप्लाई कर दे, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दे या किसी भी तरीके से अप्लाई कर दे. तो इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स को इंड्यूस कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब्स हैं उसके लिए अप्लाई कर दे, उस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं. तो वही आपको मीनिंग में बताया जा रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या प्रोसेस है, सर्चिंग फॉर, पहले हमें ढूंढना है. ठीक है, अभी ये डिटेल में आपको डेफिनेशन समझ आएगी जब आगे की चीज़ें देखोगे. सर्चिंग फॉर, ढूंढना है एम्प्लॉय को. एम्प्लॉय अभी नहीं बना है, अभी वो पर्सन है, केवल कैंडिडेट रहेगा. सर्च करना है ह्यूमन बींग्स को, आइडेंटिफाई करना है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को जो लग रहा है कि हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं. ठीक है, उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनको स्टिमुलेट करना है, इंड्यूस करना है, ऐसा कुछ करना है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करती. क्योंकि जब तक एक इंसान अप्लाई नहीं करेगा तब तक आप उसको कैसे जॉब दोगे. पहले क्या करते हैं, हमें अप्लाई करना पड़ता है, हमें फॉर्म्स भरने होते हैं, फिर जॉब के लिए आगे का प्रोसीजर किया जाता है. तो स्टिमुलेट करना है टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये सिंपल सी डेफिनेशन है रिक्रूटमेंट की. अब आगे से आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन टर्म को डिफ्रेंशिएट करके बोलना है. रिक्रूटमेंट का सिर्फ यही तक काम होता है कि लोगों को आपने स्टिमुलेट कर दिया, उन्होंने आपकी जॉब में अप्लाई कर दिया, इतना ही रिक्रूटमेंट होता है. तो इसका क्या मतलब है, रिक्रूटमेंट में अगर आप अप्लाई करने की बात कर रहे हो तो जब भी आप देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन, आप जैसे ऐड में आपको आता है, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि अप्लाई करो जॉब के लिए, तो क्या होता है, जितने लोग जो एडवर्टाइजमेंट देखता है वो सब अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, कोई फॉर्म भरना होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो जिसका मर्जी फॉर्म भर सकता है ना, ऐसे ही होता है. इसी को रिक्रूटमेंट कहते हैं. तो आप खुद से सोचिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फॉर्म्स निकाले हैं, जो अप्लाई करवाना चाह रही लोगों से, उसके पास कितने सारे लोगों की एप्लीकेशंस आ जाती होगी. तो होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट हो जाता है. पूल ऑफ कैंडिडेट्स. पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्या, पूल की तरह बहुत ही ज़्यादा, लाखों की तादाद में लोग अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट हो रहा है, इस वजह से रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस. पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास. ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करना है कि वो किसको सेलेक्ट करेगी. तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है बिकॉज इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, बिकॉज लोगों को अप्लाई करने तक ही रिक्रूटमेंट लिमिटेड है. एंड लोग अप्लाई करने की जब बारी आती है तो बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं जॉब्स के लिए और एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट हो जाता है. ठीक है, दूसरी चीज़ एक
और बात है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नंबर होता है ऑफ रिक्रूटेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका जो नंबर होता है इट इज़ मोर देन नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब देखो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है रादर दैन जो एक्चुअली में सेलेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करो, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जब लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई तो जिसको करना है कर दो, टेस्ट आप दे सकते हो, एलिजिबल हो गया आप टेस्ट देने को भी आपको मिलेगा, पर एक्चुअली में सेलेक्ट कितने होते हैं? क्या जितने अप्लाई कर देते हैं सारे सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, अप्लाई ज़्यादा करते हैं, सेलेक्ट कम लोग होते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि रिक्रूटमेंट ज़्यादा लोगों को क्रिएट कर रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स एंड द नंबर ऑफ रिक्रूटेड कैंडिडेट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इसलिए रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको एकदम शॉर्ट में समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो आपको बताएगा कि अब हमें रिक्रूटमेंट के मेथड्स के बारे में बात करना है। मेथड्स, रिक्रूटमेंट करने के मेथड्स क्या होते हैं? देखो आप दो टॉपिक पढ़ोगे, मेथड्स पढ़ोगे और सोर्सेज पढ़ोगे। मेथड्स अलग है, सोर्सेज अलग है। मेथड्स का मतलब है वो तरीके क्या है रिक्रूट करने के, ठीक है, कौन से तरीके आप यूज़ कर रहे हो रिक्रूट करने के। सोर्सेज कहता है कि कहाँ से आप रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टॉपिक्स है, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट अलग है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अलग है। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर आप बात करो तो क्या होते हैं, दो तरीके के मेथड्स फॉलो करते हैं, ठीक है, दो तरीके के मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसको अच्छे से लिख दिया जाए। रियली सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। डायरेक्ट मेथड्स होते हैं एंड इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड जब आप डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हो, इनडायरेक्ट मतलब जब तक इनडायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हो, ऐसे नहीं समझ आएगा, इसके लिए हमें इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट मेथड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी कई सारे मेथड्स बताए गए, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है इसमें ये REC का मतलब अब रिक्रूटमेंट समझ लेना। फील्ड रिक्रूटमेंट क्या है? फील्ड रिक्रूटमेंट। तो फील्ड का क्या मतलब होता है? मैदान। तो इसका क्या मतलब है? मैदान में जाके रिक्रूटमेंट कर रहे हो? नहीं, फील्ड का रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा कि आपको पता भी होगा कि जो कॉलेज वगैरह होते हैं, जैसे खासकर मैनेजमेंट के और टेक्निकल कॉलेज जैसे IIM, IITs, यहाँ क्या होता है, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह कर उनको ले जाती, ठीक है, उनको जॉब दे देती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो क्या कर रही है, वो इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, वहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू लेकर उनको रिक्रूट कर रही है। तो ये जो है इसी को आप कहते हो फील्ड रिक्रूटमेंट। तो फील्ड रिक्रूटमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स जो कंपनीज के होते हैं वो मैनेजमेंट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, ऑन द स्पॉट टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं और सही लोगों को, सही कैंडिडेट्स को जॉब दे देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट तरीका था। उसके बाद ये देखो डायरेक्ट है, आप डायरेक्टली गए, आपने रिक्रूट कर लिया। दूसरा मेथड होता है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू का क्या मतलब है? वॉक इन और इंटरव्यू मतलब अंदर आओ, वॉक करके अंदर आओ, इंटरव्यू दे दो, यही करना है इसमें, यही चीज़ होती है। वॉक इन इंटरव्यू का यही मतलब है कि आप ऑफिस जो क्या होता है, कोई भी ऑफिस होता है या कोई भी होटल होता है जहाँ पर ये इंटरव्यूज़ वगैरह होने होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह से किसी भी तरीके से पता चल जाता है। तो होता क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन वो किसी ऑफिस में या होटल में क्या करेगी, इंटरव्यू रखेगी, जिसको इंटरव्यू देना है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो भी एलिजिबल है उस जॉब के लिए, वो अपना रेज्यूमे और सर्टिफिकेट लेकर आता है उस होटल में या फिर उस ऑफिस में, वहाँ पर अपना इंटरव्यू देता है। जनरली ये वाला जो वॉक इन इंटरव्यूज़ वाला मेथड है ये कॉल सेंटर्स यूज़ करते हैं। इंडिया में वॉक इन इंटरव्यू का मेथड कॉल सेंटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू आप समझ गए, आओ चल के और इंटरव्यू अपना दे दो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। थर्ड आता है टेली रिक्रूटमेंट। टेली
रिक्रूटमेंट। टेली रिक्रूटमेंट, टेली वर्ड का क्या मतलब है? टेली से दो वर्ड आते हैं दिमाग में, टेलीफोन या टेलीविजन। टेलीविजन नहीं, यहाँ पर टेलीफोन की बात हो रही है। यहाँ पर मतलब है टेली रिक्रूटमेंट, मतलब हम फ़ोन से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे फ़ोन से कैसे रिक्रूटमेंट होती है, तो देखो इसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट बना ली जाती है प्रोफेशनल एसोसिएशंस की डायरेक्टरी से। उसमें नाम एड्रेस होता है और कैंडिडेट्स को फ़ोन कॉल करके बोल दिया जाता है कि दे आर रिक्रूटेड। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर कुछ नए टर्म्स आए, जैसे कि एक आपका टर्म आया है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की जो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, होता क्या है, जिनको जॉब करनी होती है वो इन एसोसिएशंस में अपने आप को एनलिस्टेड करवा देते हैं, रजिस्टर करवा देते हैं कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये पूरा डिटेल है, मैंने ये पढ़ाई करी है, और कोई भी अगर मेरे टाइप की जॉब आएगी जिसके लिए मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, उसके लिए मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। तो लोग ऐसे करके रजिस्टर करते हैं एसोसिएशंस के पास। अब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि इस एसोसिएशन के पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी, अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे, तो वो क्या करेगी, वो उन एसोसिएशन से क्या करेगी, वो कैंडिडेट्स की लिस्ट ले लेगी। ठीक है, जो भी जॉब वो जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करना चाहती है उसके लिए एलिजिबल है, उनकी लिस्ट ले लेगी और उनको सीधा उनका सब डिटेल्स रहती है, उनको फ़ोन कॉल करके रिक्रूट कर सकती है। तो ये आपका कौन सा तरीका था, टेली रिक्रूटमेंट, टेलीफोन से रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ डायरेक्ट मेथड पे, और ये है आपका पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स। पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स, बहुत ही गंदी राइटिंग है, हंसना मत तुम लोग। ठीक है, पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स। तो होता क्या है कि आपने जैसे देखा है रोड्स वगैरह में, आप देखो बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, या जो ऑफिस होते हैं उसके बाहर पोस्टर लगा होता है, उसमें वो मेंशन कर देते कि भाई ये जॉब्स अवेलेबल है हमारे पास, और जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। तो वही चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पोस्टर और बिलबोर्ड्स लगा सकती है आउटसाइड द ऑफिसेज या फिर पब्लिक प्लेसेस में, टू इन्फॉर्म कैंडिडेट्स अबाउट द जॉब वैकेंसीज। ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म करना कि हाँ हमारे पास ना ये जॉब अवेलेबल है। कई बार क्या होता है, जैसे ऑनलाइन आजकल चला है, ऑनलाइन सेमिनार्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। सेमिनार्स में क्या होता है, लोग ज्वाइन करते हैं उन सेमिनार्स को, या फिर ऑफलाइन भी होती है, और फिर वहाँ वो बताते हैं कि इस तरीके से जॉब के ऑफर्स आपके पास अवेलेबल है। तो ये क्या तरीका है, पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स का तरीका है कि हम डायरेक्टली रिक्रूट करने के लिए मेथड है जो यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं, फील्ड रिक्रूटमेंट जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस में जाकर होता है, कॉलेजेस में जाकर, वॉक इन इंटरव्यू, आप जिसको देना होगा इंटरव्यू वो होटल्स ऑफिस में आकर इंटरव्यू दे सकता है। टेली रिक्रूटमेंट, फ़ोन कॉल मेड किया जाता है किनको, उन कैंडिडेट्स को जिनकी लिस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशंस की डायरेक्टरीज में से ली गई है। पोस्टर्स एंड बिलबोर्ड्स, जैसे आप देखते आ रहे हो, रोड में भी आप पोस्टर देखते हो, बिलबोर्ड्स देखते हो, और उससे देखकर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके हो गए डायरेक्ट मेथड्स। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स में। इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। इसमें जैसे फर्स्ट आपका होता है यही एडवर्टाइजमेंट। इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली होता क्या है, इनडायरेक्ट मेथड्स वो तरीके हैं जहाँ पर ये जो जॉब सीकर है, सीकर कौन है, जिसको जॉब चाहिए, जो सीक कर रहा है, एंड जॉब गिवर या फिर एम्प्लॉयर जो है जो जॉब दे रहा है, जॉब सीकर और जॉब गिवर के बीच में एक थर्ड पार्टी आती है या एक थर्ड इंस्टीट्यूट आती है जो एज ए लिंक कनेक्ट कर रही होती है, जिसको जॉब देनी है और जिसको जॉब लेनी है। इनडायरेक्ट मेथड है तो यहाँ बीच में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। वो थर्ड पार्टी कौन सी हो सकती है, वो आपको इनडायरेक्ट मेथड से पता चलेगा। वो या तो कोई एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं। ठीक है, आपने कई बार टीवीज़ में ऐड देखा होगा, रेडियो में ऐड सुना होगा, जिसमें वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस कुछ है, वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है, इस क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट्स को हम अब एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट वाला तरीका होता है। उसके अलावा क्या होता है, पब्लिक के एसोसिएशंस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या है, अभी आप इसको आगे भी पढ़ोगे। देखो अब जब सोर्सेज करोगे तो आप इसमें और सोर्सेज में कंफ्यूज हो सकते हैं, वो क्लियर कर दिया जाएगा एंड में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट वो चीज़ है जहाँ पर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयर के अंडर में एम्प्लॉय काम करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होते हैं, होता क्या है, पब्लिक वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं इसलिए पब्लिक वर्ड लिखा है। ये कैसी होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, जिनको जॉब करनी होती है, जो लोगों को जॉब चाहिए, वो इस एजेंसी में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, अपनी सारा रेज्यूमे सर्टिफिकेट दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। और फिर जो है कि लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनसे
लिंकअप करके और लोगों को रिक्रूट कर लेती है। तो ये तरीका होता है। इसको डिटेल में हम सोर्सेज में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल सर्च फॉर प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज कुछ नहीं है, जो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट रन होती है, सिमिलर काम करती है प्लेसमेंट एजेंसी, पर प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट वालों की होती है। जबकि प्राइवेट पर्सन जो है एजेंसी बना रहा होता है, कोई प्राइवेट ओनरशिप होती है, तो वो प्लेसमेंट एजेंसी होती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं। एक और फ़र्क है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं एंड प्लेसमेंट एजेंसीज इसके लिए फ़ीस वगैरह लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस भी एक तरीका है जिससे लोग जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो रिक्रूट कर सकती है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके थे। इनडायरेक्ट तरीके क्या कहते हैं? वो तरीके जहाँ पर जॉब सीकर और जॉब गिवर के बीच में एक थर्ड पार्टी लिंक की तरह काम कर रही होती है। कौन सी पार्टीज़ हो सकती हैं? एडवर्टिजमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो गवर्नमेंट रन बॉडीज़ हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज जो प्राइवेट रन बॉडीज़ हैं, एंड ट्रेड यूनियंस। तो ये डायरेक्ट मेथड्स थे और ये इनडायरेक्ट मेथड्स थे रिक्रूटमेंट करने के। तो ये मेथड्स, अगर आपसे मेथड्स पूछे जाएंगे तो आपको ये लिख के आना है, सोर्सेज मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड्स आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। एंड ये डेफिनेशन भी जो है, ये इतनी आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो रिक्रूटमेंट का है वो यही कहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हमारा मेथड्स तो हो गया है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज किसके? ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज अगर आप देखो तो दो तरीके के होते हैं। हमें इसमें क्या पढ़ना है? सोर्सेज में हमें इंटरनल सोर्सेज पढ़ने हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़ने हैं। अभी बताया जाएगा क्या होता है। और फिर इंटरनल सोर्सेज के मेरिट और डीमेरिट, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और फिर एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने। इतनी चीज़ें और बची हैं रिक्रूटमेंट में। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हो, जो ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए। देखो ये सोर्सेज की बात कर रहा है कि कहाँ से आप रिक्रूट कर रहे हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ये, उसके अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके पास पूरी सोसाइटी भी होती है जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो वो कहीं से भी रिक्रूट कर सकती है। जब अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये कोई पोस्ट खाली है, इस पोस्ट के लिए वो लोगों को रिक्रूट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कर रही है, तो उसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। जब इसी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट वो बाहर से कर रही है, तो उन सोर्सेज को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब क्या है, इंटरनल सोर्सेज की अगर बात करें तो आप सोचोगे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली रिक्रूट कर रही होगी, वो कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपका ट्रांसफ़र। अगर आप सोचो ट्रांसफ़र होता क्या है? ट्रांसफ़र बेसिकली ये होता है कि जब कोई पर्सन एक जॉब कर रहा है, उसको आप सेम लेवल की जॉब पर किसी और जगह शिफ्ट कर दो। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई ब्रांच है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पर लेबर की कमी पड़ रही है, ठीक है। दूसरी ब्रांच है या दूसरी फैक्ट्री है जहाँ पर लेबर एक्सेस में है, ठीक है। एक फैक्ट्री है जहाँ पर 1-2 लेबर की कमी पड़ रही है, और एक फैक्ट्री है जहाँ पर 2 या 3 लेबर एक्सेस में है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? इधर से जो 2 लेबर है उनको उठा के दूसरे वाली ब्रांच में भेज दे। इसी को ट्रांसफ़र कहते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब एम्प्लॉय को शिफ्ट करा जाता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, और इसमें उसकी रैंक मतलब उसकी जो भी पोजीशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, जो उसको काम करना होगा, और उसके रेम्यूनरेशन में। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? वेजेस या सैलरीज, जो भी उसको पैसे दिए जा रहे हैं, इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो बेसिकली ट्रांसफ़र में क्या होता है, अगर कोई एक मिस्टर ए है और वो इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो उनको दूसरी ब्रांच के सेम पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनकी रैंक में
और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और उनके रेम्यूनरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और सिंस ये ऐसी लाइन है, आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो पता ही होगा, तो इस वजह से सिंस ये ऐसे स्ट्रेट ट्रांसफ़र होता है, स्ट्रेट सेम लेवल पर होता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ट्रांसफ़र क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल भी आपको फैक्ट्री वाला दे दिया गया है। अब आते हैं सेकेंड तरीके पे। सेकेंड तरीका आपका होता है प्रमोशन का। प्रमोशन का क्या मतलब होता है? प्रमोशन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। प्रमोशन में भी एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इस केस में एम्प्लॉय की रैंक भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रमोट होता है। प्रमोट मतलब ऊंची रैंक। सब और लोग जब चाहते हैं कि उनको प्रमोशन मिले, क्यों? बिकॉज जब प्रमोशन मिलता है तो उनकी रैंक भी बढ़ती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ उनके रेम्यूनरेशन, उनकी सैलरी या वेजेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रैंक बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, काम भी बढ़ जाएगा। इसी को प्रमोशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पोस्ट ये खाली है, उसको पता है कि अब जैसे कि कोई पोस्ट फॉर एग्जांपल मैनेजर की खाली है, ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर है, तो असिस्टेंट मैनेजर को वो उस जगह पर प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो असिस्टेंट मैनेजर होगा जब वो प्रमोट होके जाएगा तो उसकी रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेम्यूनरेशन तीनों बढ़ जाएगा। तो इसको प्रमोशन कहते हैं। इसमें भी देखो, आपको मेन ये देखना है कि जो जॉब फिल करी जा रही है उसके लिए तरीका कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनल में कौन से तरीके यूज़ करें? एक तो ट्रांसफ़र, वो जॉब फिल करने के लिए आपने सेम लेवल के एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा क्या? प्रमोशन, उस जॉब को फिल करने के लिए आपने कोई लोअर एम्प्लॉय को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, उसको प्रमोशन कहते हैं। सिमिलरली अब आपका आता है थर्ड, विच इज़ डिमोशन। डिमोशन। अब प्रमोशन का ये उल्टा है, डिमोशन करना मतलब उसकी रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेम्यूनरेशन को कम कर देना। अब डिमोशन का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉय है जहाँ वो काम कर रहा है उसको उसकी लोअर रैंक पर शिफ्ट कर देना। ठीक है, जिस रैंक पे काम कर रहा था उससे लोअर रैंक पर शिफ्ट कर देना। अब अगर लोअर रैंक पर किया जा रहा है तो उसकी रैंक भी कम होगी। ठीक है, मैनेजर को आपने असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। ठीक है, या एम्प्लॉयज़ में भी अगर कोई हेड है उसको आपने फिर से वापस उसकी पोजीशन पे भेज दिया, तो क्या होगा कि इसमें उसकी रैंक भी कम होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी, और साथ में उसका सैलरी वेजेस भी कम हो जाएंगे। तो ये जनरली क्या होता है, इससे एक एम्प्लॉय का मॉरल वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उसका मोराल बहुत डाउन हो जाता है। तो ये जनरली नहीं किया जाता है। जनरली जब कोई एम्प्लॉय बहुत कुछ गलत करता है या कोई गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट के फॉर्म में डिमोशन दे सकते हैं, बट बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में डिमोशन दिया जाता है, क्योंकि उसके अलावा क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल ही देती है, फायर कर देती है, रादर देन उसका डिमोशन करना, क्योंकि डिमोशन होना अपने में बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है और उस एम्प्लॉय के करियर में बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है। तो डिमोशन जनरली ऑर्गेनाइजेशंस करती नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज़ सही नहीं होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। इससे ज़्यादा वो क्या करती हैं, वो एम्प्लॉय को निकाल ही देती हैं। ठीक है, तब इसमें भी क्या, डिमोशन का क्या मतलब है, अगर कोई लोअर में पोस्ट खाली है, अगर आप किसी एम्प्लॉय को ऊपर लेवल से नीचे लेवल पर ला रहे हो तो नीचे की पोस्ट फिल करने के लिए ला रहे हो ना, वो पोस्ट खाली है। किसी को प्रमोट करने से ज़्यादा आपने किसी प्रमोटेड पर्सन को डिमोट कर दिया उस पोजीशन पे, तो ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो ये डिमोशन हो गया। उसके बाद फोर्थ आपका तरीका आता है एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय, एक्स का मतलब सबको पता है, जो पहले था। ठीक है, तो एक्स एम्प्लॉय का मतलब है कि जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अब हैं नहीं, पर वो अभी भी काम कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, उनकी एज हो गई या कुछ भी हो, वो रिटायर कर गए। अब रिटायर करने के बाद डेफिनेटली वो तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आएंगे नहीं, वो घर पे रह जाके। पर क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में काम का ओवरबर्डन होता है, ठीक है, लोड ज़्यादा होता है, और उस वजह से क्या होता है, वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ता है, और वो एम्प्लॉय कई बार खुद की इच्छा से ही काम करते हैं। जैसे हमारे जहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर क्या था कि एक टीचर थे, एंड उनको जो है वो रिटायर्ड हो चुके थे, वो ऑलरेडी रिटायर थे, उनको रिटायर हुए 2-3 साल हो चुके थे, बट फिर भी वो स्कूल में करते थे काम, एंड आई थिंक आज भी वो जो है अभी स्कूल में सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आप एक्स एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हो, वो अभी भी एक पोस्ट पर काम कर रहे हैं, बट दैट पर्सन इज़ रिटायर्ड, वो एक्स एम्प्लॉय है। तो ये भी एक तरीका है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के आपने 4 तरीके देखे, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन, एक्स एम्प्लॉय। प्रमोशन, हाँ, प्रमोशन में एक और चीज़, सिंस इसमें स्टेटस रैंक सब बढ़ता है, इसलिए इसको
उसको वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। वर्टिकल का मतलब पता है स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, तो वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। तो ये आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ अगर मेथड बोला हो, ये आपके इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट थे। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन और एक्स एम्प्लॉयज़, ये तरीके थे आपके इंटरनली रिक्रूट करने के, ठीक है। अब जल्दी से इसका एक और चीज़ देख लेते हैं, इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स देख लेते हैं एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं। अब देखो एग्जाम में आपको 10 बार बताया गया है, मेरिट्स वर्ड आ जाए कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, या एडवांटेजेस आ जाए, या प्रोज आ जाए, ये सारे वर्ड का मतलब एक ही होता है, मेरिट, एडवांटेज, प्रोज, ठीक है। अगर डीमेरिट्स आ जाए या डिसएडवांटेजेस आ जाए या कॉन्स आ जाए या फिर लिमिटेशंस आ जाए तो आपको डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज का मतलब है क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इसमें आपका आता है फर्स्ट हिज एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय का मोरल। अब देखो एडवांटेज क्या कह रहा है कि प्रमोशन जब करते हैं हम एम्प्लॉय का तो उससे उसका मोरल बढ़ता है। डेफिनेट सी बात है, अगर आप प्रमोशन वाला तरीका यूज़ करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा, वो और अच्छे से काम करेगा, तो ये उसका मेरिट है, मोटिवेटेड रहेगा एम्प्लॉय। दूसरा मेरिट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का क्या मतलब है, इकोनॉमिकल जहाँ भी वर्ड आए कॉमर्स में, इसका मतलब आप समझ लेना चीप। चीप मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता। तो इकोनॉमिकल क्यों है, देखो आपको इंटरनली रिक्रूट करना, आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना, कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं लेना, आपको पता है एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह बहुत नहीं करने, क्योंकि आप उस एम्प्लॉय को जानते हो, तो ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई भी मेथड इंटरनल रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स यूज़ कर रहे हो, क्या होगा, आपको उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये एक इकोनॉमिकल मेथड है। तो ये इसका एडवांटेज है कि इकोनॉमिकल मेथड होता है, इकोनॉमिकल सोर्स है। इसके बाद आता है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी, देखो फेमिलियरिटी का क्या मतलब है, बहुत ही जाना पहचाना, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है, आपने उसी को दूसरी पोस्ट पर भेज दिया, तो क्या उसको कुछ नई जगह पे भेज रहे हो, नई जगह पे नहीं भेज रहे हो, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर है। अभी आगे आप पढ़ोगे, आपने उसमें भी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब एम्प्लॉय आता है, सेलेक्ट हो जाता है, नई नया ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में समझना पड़ता है चीज़ें, ठीक है। आप नए स्कूल में जाते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उस जगह से समझने के लिए, कहाँ क्या चीज़ें हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। जब आप ऑलरेडी आप जैसे नॉर्मल आपका क्या होता है, प्रमोशन तो होता है जब आप बड़ी क्लास नेक्स्ट क्लास में जाते हो, तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो क्या आपको फिर से फेमिलियर होना है, नहीं होना है। तो सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी रिक्रूटेड पर्सन को, ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय को हम प्रमोट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ भी करते हैं, देन ही इज़ ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, और आपको उसके इंडक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन वही प्रोसेस होता है जब आप एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियराइज करवा रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक्सपीरियंस स्टाफ का मतलब है एम्प्लॉयज़ जो ट्रांसफ़र या प्रमोटेड होते हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ऑब्वियसली ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कभी ना कभी उनको ट्रेनिंग मिली ही होगी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बात पता होती है क्योंकि उसने खुद ही ट्रेनिंग वगैरह दी होती है उन एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। फिफ्थ आपका आता है ईजी इवैल्यूएशन। ईजी इवैल्यूएशन, ईजी इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो इवैल्यूएट करना कि कौन किस पोस्ट के लिए सही है, बहुत आसान तरीका होता है क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप उसको आसानी से इवैल्यूएशन कर सकते हो। आप जानते हो वो एम्प्लॉय कैसा काम करता है, किस टाइप का है, आप उसकी सब हिस्ट्री वगैरह सब जानते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। रादर देन कोई नया पर्सन आता है तो उसको इंटरव्यू करना, टेस्ट लेना, इतने तरीके क्यों किए गए हैं, ताकि हम बेस्ट पर्सन को चूज़ कर सके। ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से काम कर रहा है उसको इवैल्यूएट करना सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद सिक्स्थ आता है विच इज़ अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग, अपग्रेडिंग का क्या मतलब है, जब एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है तो और भी लोग उससे रैंक से नीचे जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हैं। क्या अपग्रेडिंग कहता है कि जब एक पर्सन को हम प्रमोट करते हैं हायर पोजीशन पे तो उसके नीचे के जितने लोग होते हैं रैंक वाले वो सब ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाते हैं। सिंपल सा मतलब है, ये हाईएस्ट पोस्ट है, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए को इस पोस्ट पर हमने प्रमोट कर दिया, मिस्टर ए ऑलरेडी किसी पोस्ट पर काम कर रहे होंगे, अब वो प्लेस खाली हो गई। अब जब वो प्लेस खाली हो गई तो उस प्लेस को भरने के लिए फिर नीचे वाली पोस्ट का पर्सन लाएगा,
ठीक है, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब जहाँ पर वो काम करता था वो प्लेस वेकेंट हो गई, तो अब उसके नीचे वाले पर्सन को प्रमोट किया जाएगा। ऐसे करते करते ये चलती रहती है। प्रमोशन से क्या होता है, अपग्रेडिंग सबकी हो जाती है। एक प्रमोट होता है, नीचे से सारे प्रमोट हो जाते हैं। तो ये एक मेरिट है, एक एडवांटेज है इंटरनल सोर्स को फॉलो करने का। अब आते हैं डीमेरिट्स पे। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस देख लो। फर्स्ट इज लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिक्रूट करना है। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम ही लोग हैं, सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग हैं, तो चॉइस कम होती है। जो काम कर रहे हैं बस उन्हीं में से आप रिक्रूट कर सकते हो। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं को आप प्रमोट कर रहे हो, उन्हीं को ट्रांसफ़र कर रहे हो जॉब्स को फिल करने के लिए, तो नया थॉट्स, नए आइडियाज़, नया ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाता है। जो थॉट्स उनका बना हुआ है उन एम्प्लॉयज़ का, वही थॉट्स वो लेकर हायर पोजीशंस पर जाते हैं या दूसरी पोजीशंस पर जाते हैं, और वहाँ भी वो सेम चीज़ें होती हैं। अगर कोई नया पर्सन बाहर से आएगा तो वो नए थॉट्स लाएगा, नए एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिटी देगा, नया कुछ चेंजेस लाएगा। तो लेकिन तो डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम इंटरनल सोर्स यूज़ करते हैं तो वही एम्प्लॉयज़ को हम रिक्रूट करके इधर उधर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, नए थॉट्स नहीं आते हैं, नई चीज़ें नहीं आ पाती हैं, नया एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो इनब्रीडिंग हो जाती है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। अब आते हैं थर्ड डिसएडवांटेज पे। थर्ड डीमेरिट है आपका इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है कि अगर इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अपना इन्फ्लुएंस देकर प्रमोट हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कई बार प्रमोशंस क्या होता है, बायस्ड हो जाता है। अब कोई क्या कहते हैं, जो जिसको प्रमोशन करना है, जो सीनियर मैनेजर या जो भी है, वो क्या करेगा, वो प्रमोशन करने के लिए जो जैसे ज़्यादा से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, चमचागिरी करते रहते हैं। ठीक है, वो जो है उनकी बटरिंग करते रहेंगे अपने सीनियर्स की। तो और सीनियर क्या, अगर कोई सीनियर ऐसा होगा जिसको बटरिंग पसंद होगी, वो क्या करेगा, वो उसी पर्सन को प्रमोट कर देगा, और जो एम्प्लॉय असली में मेहनत कर रहा होता है उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। तो इनएफिशिएंसी। तो ऐसे क्या होता है, हाई पोजीशंस या प्रमोशन में क्या होता है, जो पर्सन उस जगह के लिए कैपेबल है भी नहीं, उसको आप रिक्रूट कर लेते हो। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से, बायसनेस की वजह से। तो ये क्या है, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनएफिशिएंट हो जाती है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है। अब फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट सोर्स। इनकम्प्लीट सोर्स। इनकम्प्लीट सोर्स का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इनकम्प्लीट सोर्स है, कंप्लीट नहीं होता है। इसको आप इस वाले अपग्रेडिंग वाले मेरिट से लिंक करो। अपग्रेडिंग वाला मेरिट क्या कहता है कि एक एक करके एम्प्लॉयज़ अपग्रेड होते जाते हैं, एक प्रमोट होता है तो उसके साथ साथ बाकी प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका जो ये है इनकम्प्लीट सोर्स, ये कह रहा है कि देखो सब तो प्रमोट होते जाएंगे, पर आखिरी वाली एक पोजीशन यहाँ पर खाली हो जाएगी जिसके नीचे कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, उसको कैसे भरोगे। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यह आपका क्या था, डिसएडवांटेज था, लास्ट डीमेरिट था कि जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं वो इनकम्प्लीट सोर्स होता है। सारी पोजीशंस को आप भरते जाओगे फिल हो जाएगी, पर लास्ट में एक पोजीशन बचेगी जब ये वाला पर्सन भी प्रमोट हो जाएगा और इस पोजीशन के नीचे कोई पोजीशन नहीं होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लोएस्ट पोजीशन आती है। अब यहाँ पर किसी पर्सन को आपको अगर लाना है तो कहाँ से लाओगे, बाहर से लाओगे, एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करोगे। तो वही है कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपका इनकम्प्लीट सोर्स होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। इंटरनल सोर्स हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से एक्सटर्नल सोर्स देखकर, एक्सटर्नल सोर्सेज थोड़े ज़्यादा से हैं और उनके भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करने हैं, इतना बचेगा, फिर रिक्रूटमेंट आपका खत्म, फिर सिलेक्शन ट्रेनिंग रहेगा, उसको भी कर लेंगे। तो ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।